So students, we was doing metals and non-metals, and in the last video lecture we had done chemical properties of metals, and today we are going to discuss chemical properties of non-metals. Okay, जैसे हमने metals के लिए chemical properties करी हैं, वैसे ही हमने non-metals के लिए chemical properties करी हैं. जैसे non-metals में सबसे पहले chemical property में हम discuss करेंगे reaction with oxygen. कि non-metals जब oxygen के साथ react करते हैं तो वो कैसा behave show करते हैं और क्या कौन सा compound बनाते हैं. Non-metals react with oxygen to form acidic or neutral oxide. मतलब जब non-metals भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना ऑक्साइड बनाते हैं. ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा वो डिपेंड करता है कि नॉन मेटल की वैलेंसी कैसी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कार्बन अपनी वैलेंसी 2 शो करता है तब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड. बट कार्बन अपनी वैलेंसी 4 भी शो कर सकता है. जब वो अपनी वैलेंसी 4 शो करता है तब वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड तो डिपेंड करता है आप किस नॉन मेटल की बात कर रहे हो और उसकी वैलेंसी क्या है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता होता है मेटल, सॉरी मेटल नहीं, नॉन मेटल, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल. ओके, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं जैसे कार्बन इज अ नॉन मेटल, उसके कौन से ऑक्साइड बनते हैं? दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं. एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन की वजह से बनता है. आप ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है? जब कार्बन अपनी वैलेंसी 2 शो करता है. और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब कार्बन अपनी वैलेंसी +4 शो करता है. ठीक है, या इसको बोलने का एक और तरीका भी है, जब कार्बन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का होने का मतलब क्या है? 0 से सिर्फ +2 ही पहुंच पाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने बोला ना वैलेंसी 2 शो कर रहा है, +2 शो हो रही है. और कार्बन जब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +4 मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाता है तब वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इनकम्प्लीट में बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नॉन मेटल्स अपने ऑक्साइड बनाते हैं, फॉर्मूला तो चलो हम देख ही लेंगे वैलेंसी के अकॉर्डिंग. जो ऑक्साइड बनेंगे नॉन मेटल्स के, दे विल बी ईदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर. मींस जब भी उन नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को आप डिसॉल्व करवाओगे किसमें? वाटर में, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी ईदर न्यूट्रल, या तो वो न्यूट्रल होगा या तो वो एसिडिक नेचर का होगा. कैसे चेक करोगे न्यूट्रल है कि एसिडिक नेचर का है? उसमें आप ब्लू लिटमस डाल दो. अगर ब्लू लिटमस हो गया रेड तो एसिडिक है, अगर नहीं हुआ तो इट मींस न्यूट्रल है, या बेसिक भी हो सकता है. या आप पीएच सोल्यूशन डाल दो. अगर पीएच सोल्यूशन ग्रीन रहा तो इट मींस न्यूट्रल है, अगर ब्लू हो गया तो इट मींस बेस है, अगर रेड हो गया तो इट मींस एसिडिक है. ओके, बट आपके पास ब्लू होगा नहीं क्योंकि बेसिक होते नहीं है. नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर इधर एसिडिक और न्यूट्रल. ओके, एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, तभी तो उनको एसिडिक बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन का ऑक्साइड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, हालांकि दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, उसकी बात नहीं हो रही. जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3. तभी तो हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड. सिमिलरली सल्फर का ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, हालांकि सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है एक, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या बनाता है? वो सल्फरस एसिड. तो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. बट इसमें एक बार और बात और ध्यान में रखने वाली है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल नेचर का होता है. ठीक है, नेचर कैसे पता लगती है? नेचर को पता लगाने के लिए कोई ये नहीं है कि आपको वैसे ही अपने आप पता लग जाएगा देखने पे. इनको आपको फिर एक्सपेरिमेंटली करवा के ही देख सकते हो. कैसे देख सकते हो? कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कोई चेंज नहीं आया पीएच में, न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहा पीएच. इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल oxide of carbon. Okay, similarly carbon dioxide is a acidic oxide and sulfur dioxide is also a acidic oxide because it is forming sulfurous acid on dissolving in water. Okay, उसके बाद आगे वो मैंने पॉइंट मेंशन कर ही दिया हुआ है, मेरे को भूल गया था कि शायद ये पॉइंट है. इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कार्बन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड
which is a neutral oxide. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. ओके. और आपको पता है हाइड्रोजन भी एक ऑक्साइड है, सॉरी हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है. इसका ऑक्साइड क्या बनता है हाइड्रोजन का ऑक्साइड? खुद वाटर, और वाटर क्या होता है? न्यूट्रल. तो इसलिए बोलते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे इधर दे आर एसिडिक और दे आर न्यूट्रल. ओके. नाउ second property of non-metals, reaction with water. Now reaction with water में non-metals do not react with the water to evolve hydrogen gas because non-metals can't give electron to reduce H positive ions of water into the hydrogen gas. Okay? अब इसका मतलब क्या होगा? मे बी आपको ना समझ लगा हो. देखो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल वाटर में, वाटर को आप ऐसे मानो कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का कंपाउंड है. दिस इज वाटर, मैंने वाटर को ऐसे लिखा है. मेटल हमें पता है, मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? दे आर गोइंग टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्यों? मेटल जाते हैं, हाइड्रोजन को बोलते हैं, मेटल आर इलेक्ट्रॉन गिवर ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इसको यहाँ से निकलने को बोल देते हैं. ये बन जाता है एच एटम. एच पॉजिटिव से एच एटॉमिक फॉर्म में आ गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद. ओके. और उसकी जगह खुद ले ली, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया. फॉर्मूला क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन. ओके. और ये जो हाइड्रोजन एटम निकला, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में तो स्टेबल होता नहीं. ये क्या करते हैं? दो हाइड्रोजन ऐसे एटम मिलके H2 बना के बाहर निकल जाते हैं. मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन गिवर होता है तभी वो H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन दे के एटॉमिक फॉर्म में बाहर निकाल पाता है. और जब वो एटॉमिक फॉर्म में दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो वो H2 गैस बनाते हैं. बट नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन गिवर होते ही नहीं है, नॉन मेटल्स तो उल्टा इलेक्ट्रॉन टेकर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं. तो इट मींस नॉन मेटल ऐसा करवा पाएगा वाटर के साथ कि यहाँ से H पॉजिटिव आयन को निकाले. कैसे निकालेगा? एक इलेक्ट्रॉन देके निकालेगा कि ले इलेक्ट्रॉन और बाहर जा, और मैं N से N पॉजिटिव आयन बन जाऊंगा. क्योंकि जब भी हाइड्रोक्साइड बनेगा तो उसमें तो उसको पॉजिटिव का ही रोल प्ले करना पड़ेगा का टाइम का. बट एक्चुअल में तो नॉन मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन गिवर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन टेकर, जिनको हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. ठीक है. तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. करते भी होंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करते हो. ओके. बिकॉज नॉन मेटल्स कांट गिव इलेक्ट्रॉन्स. किसको नहीं दे सकते? टू वाटर. ठीक है. वाटर क्या इनफैक्ट किसी को भी नहीं दे सकते. ओके. क्लियर. वाटर को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो होता क्या? वाटर का जो H पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस होकर H2 गैस बनता. तो इट मींस ऑब्वियस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते तो बात ही खत्म हो गई. वो मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेंगे. रिएक्शन हो सकता है हो जाए, कुछ और बने, बट वो जो सिंपल रिएक्शन है जैसे हम बोलते हैं मेटल प्लस वाटर गिव हाइड्रोक्साइड, कौन सा? मेटल का प्लस हाइड्रोजन गैस, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड्स. ओके. वही बात आ गई कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं. सबसे पहले मेटल की बात कर लेते हैं, नॉन मेटल तो मेटल की तो बाद में करते हैं. मेटल क्या करते हैं? मेटल डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट एसिड को हम ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन का मिक्सचर. ऐसे होता है ना एसिड, जैसे सभी एसिड ऐसे होते हैं, H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन HCl ऐसे ही होता है. H2SO4, इसमें दो H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन होता है. ओके. तो हमने मेटल को जनरली ऐसे लिख दिया. तो मेटल H पॉजिटिव आयन को कैसे रिप्लेस करते हैं? उसकी जगह जाते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन देते हैं H पॉजिटिव आयन को कि बाहर निकल भाई, अब मैं यहाँ पे M पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लेके सॉल्ट बनाऊंगा, और जो हाइड्रोजन निकलता है वो H2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल आता है. ठीक है. बट वही बात होगी कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसीलिए वो H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकालते हैं H2 की फॉर्म में. ओके. क्योंकि H पॉजिटिव आयन से पहले बनता है H एटम, उसके बाद दो H एटम कंबाइन करके H2 गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. बट वो
कौन कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन लूजर हो, जो इलेक्ट्रॉन गिवर हो, नॉट लूजर मतलब बोलो, इलेक्ट्रॉन गिवर मतलब जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो, और वो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली नॉन मेटल्स डू नॉट शो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। ओके, और रीजन क्या है? सेम एज दैट इन केस ऑफ वाटर। वो जो आपने वाटर के लिए रीजन दिया वही इसके लिए भी रीजन है। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्शन करवाते हैं? ठीक है, जैसे इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक कंसेप्ट लगना है। A more reactive non-metal displaces less reactive non-metal from its salt। वही बात कि जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहेगा। जैसे अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, आयोडीन और सल्फर की रिएक्टिविटी की बात करें तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है: फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सल्फर इज द लीस्ट सॉरी, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एंड सल्फर इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आउट ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आप NaBr को क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हो तो ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है। रूल याद है ना, मेटल को सिर्फ मेटल ही डिस्प्लेस करवा सकता है, नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करवा सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन किसको डिस्प्लेस करवाएगा? ब्रोमीन को। क्यों करवा पाएगा? क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ये भी रिएक्टिविटी सीरीज है नॉन मेटल्स की, याद रखनी है आपने। ओके, तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट NaCl, Br की रिप्लेसमेंट हो गई है क्लोरीन से, एंड Br2 ब्रोमीन गैस विल बी द बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड। मेटल जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। बट नॉन मेटल जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड। ओके, ये याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन और Cl2 मिलके क्या बनाएंगे? HCl, एंड इट इज अ कोवलेंट क्लोराइड। फॉस्फोरस एंड क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, एंड इट इज कोवलेंट क्लोराइड। कोवलेंट का मतलब क्या होगा? फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मे बी आपको अभी कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर ना होगा, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, बट अभी इतना समझ लो, आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड के केस में एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दूसरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है। जो पकड़ता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो छोड़ता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई वाज सेइंग कि नॉन मेटल्स जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स। ओके, क्लियर? कोवलेंट क्लोराइड कौन से होते हैं? जैसे दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, एक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? उसमें क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है। तो ये छोड़ेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसमें, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव बन जाएगा। और जब ये दोनों ऑपोजिट चार्ज बन जाएंगे, एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया, ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। होता क्या है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करवाते हैं और शेयरिंग करवाना शुरू कर देते हैं। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड। तो आप इतना समझ लो कि नॉन मेटल जब भी क्लोरीन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये बॉन्ड कैसे बना होता है? शेयरिंग से बना होता है बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एंड यू विल and we will discuss covalent bond and ionic bond in this chapter. Okay,
in the next lectures. Next आपके पास है reaction with hydrogen. Okay, non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. हमने क्या पढ़ा था मेटल्स के केस में, क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल, अब वही सेम बात कि नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो वो कौन से हाइड्राइड बनाएंगे, दे विल फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। ओके क्लियर, मतलब ये जो हाइड्राइड बनेंगे इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। ओके जैसे हेबर्ट्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और मॉलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट भी, मॉलिब्डेनम भी यूज होता है। मॉलिब्डेनम क्या करता है, आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। नाउ बैक टू द टॉपिक, इसमें हुआ क्या, नाइट्रोजन का हाइड्राइड बन गया अमोनिया। हाइड्राइड का मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्ट होके अमोनिया बना लेना, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड है, तो अमोनिया को बोलेंगे इट इज द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन एंड इट इज कोवलेंट इन नेचर। मतलब इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने हैं, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जो जुड़ा है, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ओके, नॉट इन टूडेज लेक्चर। वैसे थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, ओके, बट डिटेल में विद सम क्वेश्चंस, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, ओके, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन which I want to discuss with you. Why some metals are more reactive and why some are less reactive? कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, ये क्यों, ये कैसे हो सकता है? देखो, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो कितने बढ़िया तरीके से और कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ही ज्यादा जल्दी लूज कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, वो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज अच्छे से नहीं कर पाते, जल्दी नहीं कर पाते, वो मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। सेम टू दी नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है, बट उल्टा, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली गेन कर सकते होंगे, दे विल बी मोर रिएक्टिव, और जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली गेन नहीं कर सकते, दे विल बी लेस रिएक्टिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन, दोबारा सुन लो एक बार, मेटल रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ सकते हैं, दे विल बी मोर रिएक्टिव, और जो मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, दे विल बी लेस रिएक्टिव। अब नॉन मेटल्स के लिए दोबारा सुन लो, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो जो नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, दे विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं करते, दे विल बी लेस रिएक्टिव, ओके। अब मेटल्स की रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अब मैंने रीजन क्या लिखवाया हुआ है पहले, metals react by losing electrons, which means metal with most ease of losing electron will be most reactive, and metal having lower tendency to lose electron will be less reactive. जैसे पोटाशियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि पोटाशियम इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता है, ओके क्लियर। हालांकि नॉन मेटल्स के लिए भी ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। अब नॉन मेटल्स के लिए मैं बात करूं, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, व्हाई, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करता है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज्यादा टाइम लगाता है एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन, दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। नॉन मेटल्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पे, और मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पे। In tomorrow's lecture, we will discuss about valency and valence electron and how bonds are formed. जैसे अभी हमने बात करी थी ना आज कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की, ये हमने कल डिटेल में डिस्कस करने हैं, ओके क्लियर। बट बिफोर दैट डूइंग दिस, ये वाला जो हमने करना है, इससे पहले हम करेंगे अब क्वेश्चंस, क्योंकि बड़े दिन हो गए, अब क्वेश्चंस तो करे नहीं ना हमने। क्वेश्चंस के लिए आपने असाइनमेंट है आपकी, जो ये नोट्स हैं उसी में दे रखी है मैंने, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 एंड असाइनमेंट 4, ये 4 असाइनमेंट्स हैं। कल तक चारों के चारों तो होंगी नहीं,
सो कल तक आपने असाइनमेंट 1 यहाँ तक करके रख लेनी है। आई विल टेक डाउट्स। ओके, सो आपका होमवर्क आज के लिए क्या हो गया? यू हैव टू डू असाइनमेंट नंबर 1। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।